स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इन्फेरेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। हमने जो चीज़ लास्ट टाइम देखी थी वो था हमारे पास कि एक प्रोपोजिशनल लॉजिक को या एक प्रेडिकेट लॉजिक को किस तरीके से कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था कम्प्लीटली कि कैसे हमारे पास सेंटेंसेस या फैक्ट्स दिए होंगे और उन फैक्ट्स के ऊपर हम किस तरीके से पहले उसको फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और ये सब चीज़ें हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखी थी कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। और लास्टली हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था एक कंप्लीट सेंटेंस में या एक कंप्लीट ऐसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को CNF में जिसमें कि कोई भी ऐसा सिंबल मौजूद नहीं था जो कि जिसको हम इंटरप्रेट ना कर सकें। और हमने कुछ CNF में कन्वर्जन के कुछ रूल्स भी देखे थे कि वो रूल्स किस तरह काम करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। सो ये हमारे पास कंप्लीट तरीकाकार होता है कि हम कैसे अपने जो फैक्ट्स हैं उनको पहले FOL में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनसे कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको फर्दर आगे रेजोल्यूशन ग्राफ में रेजोल्यूशन अप्लाई करते हैं, सेम लाइक जैसे कि हमने अप्लाई की थी इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोपोजिशनल लॉजिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इससे मिलता जुलता ही है, या आप ये समझ लो कि इसकी एडवांस फॉर्म है, और वो टॉपिक है इन्फेरेंस इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। सेम लाइक जैसे हमने इन्फेरेंस अप्लाई किया था अपने प्रोपोजिशनल लॉजिक में, कुछ उसी तरीके से हमारे पास जो इन्फेरेंस है ये यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, अब ये अप्लाई किया कैसे जाएगा या इस पे कैसे काम किया जाएगा, इसके कई एक तरीकाकार हैं। वो तरीकाकार कौन से हैं और वो किस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखी थी, वो ये कि हमारे पास जो प्रोपोजिशनल लॉजिक होता है या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा जो लॉजिक सिस्टम है वो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक दिया गया हो तो वो कंपैरेटिवली उसको इंटरप्रेट करना बाद में या उसको प्रोसेस करके कोई कंक्लूजन इन्फर करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज इस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कुछ क्वांटिफायर स्टेटमेंट्स भी होती हैं, मतलब जिनमें क्वांटिटी बताई जाती है किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड। प्रोपोजिशनल लॉजिक पे काम करना कदरे आसान है, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि इसमें आप जब भी आपके पास क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होंगी तो आपको उन स्टेटमेंट्स को राइट डाउन करना, या कोई भी ऐसा सिंबल हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो कि क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे। दिस वाज अ लिमिटेशन ऑफ आवर प्रोपोजिशनल लॉजिक। बट द प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है इसको इंटरप्रेट करना और इससे कंक्लूजन ड्रॉ करना और इससे इन्फर करना, दैट इज क्वाइट ईजी। अच्छा, हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये मैं आपको बुक से ही ये चीज़ करवा रहा हूँ। वैसे तो पहले भी हमने बुक को ही फॉलो किया, लेकिन ये मैं डायरेक्ट बुक से करवाऊँगा। वाई? बिकॉज बुक में इसके रिलेटेड जो एग्जांपल हैं वो काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेटिव एग्जांपल्स हैं, और नो डाउट के ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इनको आसान बनाया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है। हम यहाँ पे जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि हम इन्फेरेंस अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, वो सेंटेंसेस जो कि क्वांटिफायर बेस्ड हैं, मतलब जिनमें कोई ना कोई क्वांटिटी दी गई होती है। अब क्योंकि आपके सेंटेंसेस जो हैं वो क्वांटिटी के ऊपर बेस करेंगे, सो इस वजह से हम यहाँ पे, और क्वांटिटी वाले सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के होते हैं। पहले हम इनको कोई ऐसा वे आउट निकालेंगे कि हम इनको क्वांटिटी लेस कर दें, मतलब क्वांटिफायर लेस कर दें कि ये क्वांटिफायर्स के बगैर ये वाले सेंटेंसेस हमारे पास आ जाए। सेकेंडली, हम कोई आइडिया, कोई ऐसी चीज़ इन्फर करेंगे कि हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक दिया गया हो तो हम उसको प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, और प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करने के बाद उनसे
नई कंक्लूजन ड्रॉ कैसे करेंगे या उनसे हम इन्फेरेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। सो हमारे इस लेक्चर का जो मोटिव है वो यही होगा। सो मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्या होता है और प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है। सो मैं यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस है। हमने रूल्स ऑफ इन्फेरेंस आपको याद होगा कि प्रोपोजिशनल लॉजिक वाले चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें कि मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस एंड इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन लाइक रूल्स थे, और उनको बाकायदा हमने एक एग्जाम्पल पे अप्लाई भी किया था। सो यहाँ पे जो हमारे पास रूल्स हैं वो दरअसल क्वांटिफायर्स के ऊपर अप्लाई किए जाने वाले इन्फेरेंस रूल्स हैं कि अगर आपके पास क्वांटिटेटिव या कोई ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई हों जो कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पे बेस करती हैं तो उनके ऊपर रूल्स ऑफ इन्फेरेंस कैसे अप्लाई किए जाएंगे। सो हम ये आपकी बुक में जो आपको ये सेक्शन मिलेगा वो 9.1.1 मिलेगा। सो आपने सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ऊपर इन्फेरेंस रूल्स अप्लाई करने क्यों हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ऊपर इन्फेरेंस रूल्स इसलिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि हम कोई ना कोई कंक्लूजन या कुछ ना कुछ इन्फर करना चाहते हैं फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स, और इन्फर करने के लिए वी नीड टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। और जब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक्स में से क्वांटिफायर्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो वो क्या चीज़ बन जाएगी, वो कम्प्लीटली एक प्रोपोजिशनल लॉजिक बन जाएगा। तो दरअसल मैं इन रूल्स को यूज़ करते हुए अपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट करूँगा। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं और इस एग्जांपल्स की बेस के ऊपर इन रूल्स को देखते हैं। समझ लो कि हमारे पास नॉलेज बेस है और उस नॉलेज बेस के अंदर कुछ गिवन फैक्ट्स या कुछ एक्सियम्स दिए गए हैं, कुछ फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, और वो फैक्ट्स क्या है, वो फैक्ट ये है कि उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। और वो फैक्ट ये कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स किंग एक्स, मतलब एक्स हमने एक वेरिएबल ले लिया और हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स में जितने भी इंस्टेंस होंगे किंग्स को डिनोट करेंगे एक्स के साथ, और फर्दर हम कर देंगे एंड, मतलब अगर किंग एक्स है तो हम कंजंक्शन लगाएंगे और ग्रीडी एक्स, कि अगर वो किंग है तो इट मीन्स ही और शी इज अ ग्रीडी। और इसको हम एम्प्लॉयज कर देंगे, मतलब ये अब सिंबल अप्लाई करेंगे जिसको कि हम नॉर्मली कंडीशनल कहते हैं, और अप्लाई करने के बाद हमने कह दिया कि अगर ये दोनों ट्रू हैं तो इट मीन्स इट मस्ट बी ट्रू, ये ट्रू है। लेकिन इसको हमने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। आप यहाँ पे देखो कि हमने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट यूज की है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की फॉर्म में ये नॉलेज बेस में रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम एक चीज और इससे इन्फर कर सकते हैं, वो क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे ये एक वेरिएबल है और हमने ये कहा था कि वेरिएबल में कोई भी क्वांटिटी आ सकती है, मतलब उसमें क्वांटिटी कौन कौन सी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक्स में 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई भी कांस्टेंट सिंबल या कांस्टेंट स्ट्रिंग लगाई जा सकती है। सो अगर अब मैं यहाँ पे x की जगह पे कोई कांस्टेंट लगाता हूँ तो वो कांस्टेंट हमारे पास, फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन जॉन, एक पर्सन है जो कि जॉन है। मैंने ये कह दिया कि किंग जो है वो जॉन है एंड ग्रीडी जो होगा इसका मतलब फिर जॉन होगा। मीन्स टू से कि हमने x की जगह पे जो हमारे पास x था इसको हमने कह दिया कि मैंने इसकी जगह पे एक सिंबल लगा दिया जॉन, लाइक दिस वन, मतलब ये कांस्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया। अब जहां जहां पे x है उसको आप रिप्लेस कर दोगे जॉन के साथ, मतलब किंग। अब देखो फॉर ऑल एक्स तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट सिंबल के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है। सो हम कह सकते हैं कि किंग जॉन एंड ग्रीडी जॉन एम्प्लॉयज ईवल जॉन, मतलब जहां जहां पे एक्स आ रहा था वहां पे हमने जॉन को रिप्लेस कर दिया।
अब इसके अलावा उस सेट में मतलब वो जो x वाला एक वेरिएबल था, उस वेरिएबल में कोई और क्वांटिटी भी आ सकती है, एंड दैट क्वांटिटी माइट बी योर एन अदर नेम. फॉर एग्जांपल इन दिस केस दैट माइट बी योर रिचर्ड. मतलब हमने एक और पर्सन ले लिया रिचर्ड. अब अगर उसी स्टेटमेंट में देखा जाए तो हम किंग रिचर्ड एंड ग्रीडी रिचर्ड एम्प्लॉयज इवल रिचर्ड, या कोई और सिंबल होता, फॉर एग्जांपल कोई भी सिंबल हो सकता था, तो हम उसको कह सकते थे कि अगर ये यहाँ पे अगर वो सिंबल लगाया जाए तो ये वाली जो कंप्लीट जो आपके पास एक रूल है ये वहाँ पे भी हमें ट्रू होता नज़र आना था. अच्छा, इसमें एक आप और चीज़ भी देखोगे वो ये कि हम इसकी जो सेंटेंस की या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक की डेप्थ है वो हम बढ़ा भी सकते हैं, जो कि यहाँ पे बुक में बढ़ाई भी गई है. इन केस के मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि किंग की स्टेटमेंट मतलब ये प्रेडिकेट ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इंटरनली कोई कांस्टेंट यूज़ करने की बजाय मैंने ये कह दिया कि फादर जॉन, कि जॉन का जो फादर है वो किंग है. दिस टाइम आई एम नॉट सेइंग दैट John is a king, but I am saying father of John is a king. In the same way we can say the father of John is greedy. मतलब वो जहाँ पे x था वो x को हमने एक फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, एक नए प्रेडिकेट से रिप्लेस कर दिया. सो अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं तो इट मीन्स कि जो आपकी फाइनल स्टेटमेंट, जो फाइनल कंक्लूजन है वो भी उसी सिंबल के लिए ही ट्रू होगी जो कि हमारे पास है फादर जॉन, लाइक दिस वन. मतलब दिस टाइम वी हैव रिप्लेस्ड आवर वेरिएबल x विद द न्यू प्रेडिकेट फादर ऑफ जॉन. सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि हमने दरअसल यहाँ पे किया क्या है. हमने इसको जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है या प्रेडिकेट लॉजिक है, इसको हमने कन्वर्ट किया है प्रोपोजिशनल लॉजिक में. और हमने मेथड कौन सा यूज़ किया है? मेथड हमने ये यूज़ किया कि हमने क्वांटिफायर को ख़त्म किया और उस क्वांटिफायर के करस्पॉन्डिंग कोई भी जो सिंबल या कोई भी कांस्टेंट था वो वहाँ पे हमने लगा दिया. और वो जो सिंबल हमने वहाँ पे लगाया तो इट मीन्स क्वांटिफायर एंड हो गया और आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कन्वर्ट हो चुका है किसमें? एक प्रोपोजिशनल लॉजिक में. सो दरअसल हमने यहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट किया है. अब ये कन्वर्ट करते कैसे हैं ये तो हमने एक सिंपल सी एग्जांपल देख ली. इसको कन्वर्ट करने का तरीकाकार बड़ा आसान है. मतलब मैं यहाँ पे कई तरह के क्वांटिफायर्स का हमें सामना करना पड़ सकता है, तो हम उन क्वांटिफायर्स की जगह पे कौन सा सिंबल सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इसके लिए भी हमारे पास 4 रूल्स होते हैं. पहला रूल हमारे पास है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन या ग्राउंड टर्म इंस्टेंशिएशन. मतलब हम अपने यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्लेस करते हैं विद ग्राउंड टर्म. और वो ग्राउंड टर्म कौन सी हो सकती है? लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल. यहाँ पे आप जरा अगर गौर से देखो तो हमें नजर आ रहा है कि द रूल ऑफ यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन UI, इसको हम शॉर्टली ये कहेंगे, सेज दैट वी कैन इन्फर एनी सेंटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग अ ग्राउंड टर्म. मतलब जो हमने यहाँ पे ये काम किया है ये दरअसल हमने ग्राउंड टर्म ही उसके साथ रिप्लेस की है. किसके साथ? वेरिएबल के साथ. सो अगर मैं इस रूल को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो वो मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्म ये वाली बनेगी, दिस वन. ये आप जरा गौर करो तो ये मॉडस पोनेन लाइक स्टेटमेंट ही है. असल में मॉडस पोनेन में भी हम यही चीज़ यूज़ करते थे कि हमें अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू मिल जाती थी तो फिर हम उससे कोई चीज़ इन्फर कर लें. तो इसी तरह इस जो हमारे पास यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन है इसमें भी हमारे पास जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया होता है, मतलब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर दिया गया था. इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर के करस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कोई भी एक सेंटेंस हो, सेंटेंस को हम कह देते हैं V, बल्कि कोई भी एक वेरिएबल हो हमारे पास, V स्टैंड्स फॉर आवर वेरिएबल. और अल्फा क्या है? अल्फा इज अ टाइप ऑफ अ सेंटेंस. मतलब फॉर ऑल वेरिएबल V इन अल्फा वी सब्स्टिट्यूट G करस्पॉन्डिंग टू V. मतलब हम उस वेरिएबल के अगेंस्ट
एक ग्राउंड टर्म g जो है वो वहाँ पे लगा देंगे और ये किस में होगा, ये उस स्टेटमेंट में होगा। स्टेटमेंट को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पे दरअसल जो हम ऊपर यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, दरअसल हमने वो यहाँ पे यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन ही अप्लाई की थी। फॉर एग्जाम्पल 3 sentences given earlier are obtained with the substitution x John। मतलब यहाँ पे आप देखो कि हमने जहाँ पे हमारे पास जॉन था हमने, या जहाँ पे हमारे पास x था उसको हमने जॉन से डिनोट कर दिया, या जहाँ पे हमारे पास x था हमने उसको रिचर्ड से डिनोट कर दिया, या जहाँ पे हमारे पास इसी सेंटेंस में x था हमने उसको फादर ऑफ जॉन से डिनोट कर दिया। तो दरअसल हमारे पास यही वो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम अपना कोई भी वेरिएबल है वो रिप्लेस कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जैसा कि इस केस में यहाँ पे ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर था और हमने उसके में जो वेरिएबल था उसकी जगह पे कोई इंस्टेंस जो है वो या ग्राउंड टर्म हमने वहाँ पे लगा दी, और लगाने के बाद हमने वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो था उसको हमने ख़त्म कर दिया। सो इसी तरह ये तो है कि यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन क्या होती है। सो इसी तरह हमारे पास एक और रूल होता है, उस रूल को कहते हैं एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। ये दरअसल उससे मिलता जुलता ही है। वो अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर पे काम करता था तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है उस पे काम करेगा, और हमारे पास वो वेरिएबल वो किसी एक सिंगल कांस्टेंट या कोई एक नया कांस्टेंट जो है उसके साथ रिप्लेस किया जाएगा। मतलब हमारे पास ये वाला रूल जो है इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ इस तरह लिखा जाता है, और इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो वेरिएबल v था उसको हमने k के साथ डिनोट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ काबिल गौर है, वो ये वाली है कि आपने किसी भी एक सेट में दिए गए किसी एक इंस्टेंस के साथ हमें या एक कांस्टेंट सिंबल के साथ उस स्टेटमेंट को हमने या वेरिएबल को हमने रिप्लेस करना है। जैसा कि इस केस में फॉर ऑल था, मतलब एक गिवन सेट के अंदर तमाम के तमाम जो कांस्टेंट हैं वो उस वेरिएबल को रिप्लेस कर सकते थे। मतलब एक हमारे पास अगर एक सेट दिया गया हो या सेट ऑफ इंस्टेंस दिया गया हो तो उसमें तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये जॉन, रिचर्ड, व्हाटसोएवर, मतलब जितने भी उसमें कांस्टेंट होंगे तमाम के तमाम इसको रिप्लेस कर सकते थे। इवन के उन स्टेटमेंट्स में फर्दर आगे प्रेडिकेट्स जैसे कि यहाँ पे फादर ऑफ जॉन था वो भी रिप्लेस कर सकता था। क्यों? क्योंकि हमारा क्वांटिफायर कह रहा था कि फॉर ऑल। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये हमें ये बताता है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब देयर इज सम वेरिएबल और देयर इज सम कांस्टेंट करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, और वो कोई एक होगा या अगर वो एक दफ़ा यूज़ हो गया है तो वो फिर दोबारा यूज़ नहीं होगा। मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे पास है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर एग्जिस्ट एक्स क्राउन एक्स, मतलब हमारे पास कोई एक जो है वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है जिसको मैं एक्स कहूँगा, और उस एक्स सिंबल को हम ये कह देते हैं कि इट इज़ अ क्राउन। और एंड मतलब कंजंक्शन, हमारे पास क्राउन जो होगा, क्राउन विल बी ऑन द एक्स विल बी ऑन द हेड ऑफ जॉन, क्योंकि जॉन किंग है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्टेटमेंट। सो जो ये हमारे पास एक्स होगा दैट वुड बी ऑन द हेड ऑफ जॉन। सो इससे हम एक चीज इन्फर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू दैट एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन रूल, हम यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं कि वी कैन इन्फर द सेंटेंसेस क्राउन C1, मतलब क्राउन एक खास इंस्टेंस है क्राउन, मतलब एवरी जो होगा x जो है वो नहीं, बल्कि हम x के करस्पॉन्डिंग एक सिंबल हमने लिया जिस सिंबल को हमने कह दिया C1। इसी तरह x के करस्पॉन्डिंग कोई और सिंबल हो सकता था, वो हो सकता था C2, और इसी तरह C3, और माइट बी पॉसिबल कि एक सिंबल होता उसको हम कह देते कि C9 और ये इस x के करस्पॉन्डिंग ना होता।
तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट सम कॉन्स्टेंट्स। सो मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि एक सिंबल जो C1 है उसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, विद x, मतलब x के साथ उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। अगर ये C1 सिंबल कहीं और अपीयर होगा इन नॉलेज बेस में, जब तक ये किसी और जगह पे अपीयर नहीं हो जाता तब तक ये यहाँ पे ही हम इसको रहने देंगे। मतलब हमारे पास ये जो एग्जिस्टेंशियल सेंटेंसेस होते हैं ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइंग, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस केस में C1 था, वो उस इंस्टेंस के एग्जिस्ट होने को इन्फर करता है। मतलब अगर वो इंस्टेंस इस नॉलेज बेस में एग्जिस्ट करता है देन वी कैन इन्फर सम स्टेटमेंट। सो एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो लॉजिक सिस्टम होते हैं इनमें कोई भी जब आप नया सिंबल ऐड करते हो या किसी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कोई कांस्टेंट लगाते हो, ये शायद हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इसको कहते होते हैं स्कॉलम कांस्टेंट। स्कॉलम कांस्टेंट मतलब किसी वेरिएबल के अपने फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या लॉजिक सिस्टम में किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से स्वैप करने के अमल को स्कॉलेमाइजेशन कहते हैं, और जिस चीज से स्वैप किया जाता है या वो जो कांस्टेंट होता है उसको आप स्कॉलम कांस्टेंट कहते हो। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। जैसा कि C1 यहाँ पे हमारे पास एक स्कॉलम कांस्टेंट था और इस प्रोसेस को, मतलब हमने वेरिएबल को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, इस प्रोसेस को हम स्कॉलेमाइजेशन कहेंगे। अच्छा, एक और चीज है कि जब भी आपके पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर अप्लाई किए जाएंगे, ये एक से ज्यादा टाइम भी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, ये देखो, ये एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर था और इसको हमने, क्योंकि फॉर ऑल के लिए था, सो इसको हमने तमाम कॉन्स्टेंट्स के लिए इस स्टेटमेंट को हमने कह दिया कि इट इज ट्रू। चाहे उसमें आप जो भी वैल्यूज लगाते जाओगे इट विल बी ट्रू। लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंसिएशन होती है दैट कैन बी अप्लाइड वंस एंड व्हेन द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड सेंटेंसेस कैन बी डिस्कार्डेड। मतलब अगर ये एक दफ़ा अप्लाई कर दिए जाते हैं तो उसके बाद ये डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं वो सेंटेंसेस, उन पर दोबारा वो चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे आपको समझाऊंगा। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दी भी गई है और उस एग्जांपल में ये कहा गया है कि वी नो लॉन्गर नीड दिस। वाई? बिकॉज हम इस सेंटेंस को ज़रा पढ़ते हैं। ये सेंटेंस कहता क्या है? ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स एंड एक्स किल विक्टिम। मीन्स टू से कि कोई एक सिंबल एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और जो एक्स है इसने किल किया है किसको? विक्टिम को। मतलब सम एग्जिस्ट समथिंग, मतलब कोई आपके पास कोई जो कांस्टेंट है या उस सिंबल के करस्पॉन्डिंग कोई इंस्टेंस है जो एग्जिस्ट करता है। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हो सकते उस सेट में। अगर एक सेट में हमारे पास 20, 25, 30 अगर टोटल थे हमारे पास कांस्टेंट्स, या हमारे पास एक सेट ऑफ कांस्टेंट्स था, तो एक तो रिप्लेस हो गया, लेकिन तमाम के तमाम रिप्लेस नहीं होंगे। शायद 2 हो जाएं, 3 हो जाएं। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग देयर एग्जिस्ट स्टेटमेंट। सो अब मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मर्डरर, अब एक मर्डरर जो है इसको मैंने एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया। वी हैव मतलब स्कॉलेमाइजेशन कर दी कि मर्डरर किल विक्टिम, कि मर्डरर जो है उसने विक्टिम को किल किया है। सो अब ये अगर एक पर्सन मर्डरर था, उसने जब इसको किल कर दिया, तो अब यहाँ पे हम हर एक एक्स को हर एक के साथ स्वैप नहीं कर सकते। We cannot, strictly speaking, the new knowledge base is not logically equivalent to the old one. Why? Because
ये चीज हम ऑलरेडी एक दफा यूज कर रहे हैं, मीन्स टू से कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स, मतलब कोई एक एक्स एग्जिस्ट करता है। अगर हमने उस एक्स की वैल्यू लगा दी है तो इट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट हैज बीन डिस्कार्डेड, वी विल नो लॉन्गर यूज इट। और इसी चीज को हम असल में इन्फ्रेंशियल इक्विवेलेंस कहते हैं, और यही वजह है कि आपका नॉलेज बेस जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स को इन्फर करने के बाद वो अपडेट होता रहता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इन्फ्रेंशियल इक्विवेलेंस। अच्छा, अब हमने ये रूल्स देख लिए हैं कि जिन रूल्स की बेस के ऊपर हम अपने सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। मतलब इस प्रोसेस को हम प्रोपोजिशनल, आप इसको प्रोपोजिशनलाइजेशन कहोगे। मतलब हम अपने सेंटेंस को FOL से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। सो एक दफा अगर हम अपने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स को नॉन क्वांटिफाइड में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट बिकम्स पॉसिबल टू रिड्यूस द फर्स्ट ऑर्डर इन्फेरेंस टू प्रोपोजिशन। तो हमारे पास हमने जो अभी तक चीज स्टडी की है, हम ये देख सकते हैं कि एग्जिस्टेंशली क्वांटिफाइड सेंटेंसेस जो होते हैं वो रिप्लेस किए जा सकते हैं वन इंस्टेंस के साथ, और ये चीज हम देख के भी आए हैं। और जो हमारे पास यूनिवर्सली क्वांटिफाइड सेंटेंसेस होते हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है विद ऑल पॉसिबल इंस्टेंसेस। ये मैंने अभी वहां पे ऊपर डिस्कस भी किया है कि ये कैसे होता है और ये क्यों। अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को ना यहाँ पे एलेबोरेट किया गया है। समझ लो कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, ये वही स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर एक एग्जाम्पल देखी थी, फॉर ऑल एक्स किंग एक्स एंड ग्रीडी एक्स एम्प्लॉयज ईवल एक्स। हम अगर इस चीज को प्रूव हमने कर लिया कि हमने क्वांटिफायर को ख़त्म किया और उसकी जगह पे हमने ये कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, इन द सेम वे हमने ग्रीडी में भी वही वाला कांस्टेंट अप्लाई कर दिया, तो क्या हम ये चीज भी तो इन्फर कर सकते हैं ना। अगर ये वाली स्टेटमेंट दोनों के लिए ट्रू थी देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज दिस वन। बट रिमेंबर, ये जितने भी इन्फ्रेंसेस या जितने भी हम इन्फ्रेंस करते हैं ये आपका नॉलेज बेस ड्यूरिंग इन्फ्रेंसेस या जब भी इन्फ्रेंस अप्लाई होगा ये अपडेट होता रहता है। सो हमने यहाँ पे जो भी ग्राउंड टर्म्स अप्लाई की थी वो ये वाली थी, ये हम ऊपर देख के भी आए हैं अपनी एग्जाम्पल में। सो किंग जॉन एंड ग्रीडी जॉन एंड ईवल जॉन, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। अब वो हमारे पास जो है वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। इसी तरह किंग रिचर्ड एंड ग्रीडी रिचर्ड एंड ईवल रिचर्ड, इसमें भी वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। अब हमने डिस्कार्ड कर दिया किसको, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को। नाउ द नॉलेज बेस इज एसेंशियली प्रोपोजिशनल इफ वी व्यू द ग्राउंड एटॉमिक सेंटेंसेस। अब आप ज़रा इन सेंटेंसेस को गौर से देखो तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये आपके पास कन्वर्ट हो चुके हैं किस में, प्रोपोजिशनल लॉजिक में। मतलब ये प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है इसकी बेस के ऊपर हम, मतलब ये जो हमने प्रोसेस परफॉर्म किया है ये प्रोसेस दरअसल प्रोपोजिशनलाइजेशन का प्रोसेस था, दिस वन। और इस प्रोसेस की बेस के ऊपर हम कंप्लीटली फर्दर आगे इसको एलेबोरेट कर सकते हैं कि हाउ टू इन्फेरेंस और हाउ टू अप्लाई द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस इन ऑर्डर टू कंक्लूड समथिंग। मतलब पहले हमने FOL को कन्वर्ट कर दिया इनटू प्रोपोजिशंस में, और इन प्रोपोजिशंस को फर्दर हम इन्फर करेंगे या इनसे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई भी है कि ये ग्राउंड टर्म सब्सटीट्यूशन की कोई ना कोई डेप्थ भी हो सकती है। ये चीज़ आप ज़रा गौर से देखो कि मैंने वहाँ पे एक डेप्थ यूज़ की थी लाइक दिस वन, तो ये डेप्थ आप इंक्रीज कर सकते हो। मतलब किंग फादर फादर जॉन और समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास सेंटेंस काफ़ी डेप्थ में जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ प्रोपोजिशनलाइजेशन जिसमें कि हम अपने एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डेप्थ विद सम सर्टेन डेप्थ ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है, वो ये कि यहाँ पे ना हम, आपकी बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है, और वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो कि स्टिल अनडिसाइडेबल मतलब एक आपने अपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एक चीज़ पढ़ी होगी, डिसाइडेबिलिटी। मतलब हमने अपने ये एंटेलमेंट्स, और जब हम इसको डीपली स्टडी करते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंस बनाते हुए हमें ये डिसाइडेबिलिटी देनी होती है कि क्या ये चीज़ उसकी एंटेलमेंट्स में आती है, मतलब ये उसके सब डोमेन का हिस्सा है कि नहीं। ये वो चीज़ है जिसको कुछ साइंटिस्ट को इस चीज़ पे ट्यूरिंग अवार्ड भी मिला था। मतलब ये सेमी डिसाइडेबल एल्गोरिथम्स बनाए गए थे जिसपे ये चीज़ नॉन एंटेल्ड सेंटेंसेस जो हैं वो इसी टाइप्स में आते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं होगा। डोंट यू वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, यू जस्ट नीड टू कंसिडर कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होगा। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के ऊपर हम कैसे एग्जिस्टेंशियल जो है एलिमिनेशन वो अप्लाई करेंगे, मतलब ये जो हम अप्लाई करके एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन और एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन ये अप्लाई करते हुए हम उसको कैसे प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे किया भी है। और ये करने के बाद हम उसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे और मतलब कैसे उसके ऊपर कंक्लूजन ड्रा करेंगे बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, सेम लाइक व्हाट वी हैव अप्लाइड ऑन द प्रोपोजिशनल लॉजिक। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। सो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है यूनिफिकेशन। आपने यहाँ पे कई एक सेंटेंसेस देखे होंगे, तो कुछ सेंटेंसेस जो हमने देखे हैं उनमें आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी, जो प्रॉब्लम मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उनमें प्रॉब्लम थी क्या। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे पास कंप्यूटेशनल लॉजिशियंस थे, और जो भी ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के ऊपर काम करने वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने इस अप्रोच को देखा कि ये अप्रोच जो है प्रोपोजिशनलाइजेशन की अप्रोच ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसमें एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम थी क्या। वो प्रॉब्लम कुछ ये थी कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि हमारे पास कुछ इस तरह का सेंटेंस था कि हमने ये कहा था कि फॉर ऑल, हमने एक दफ़ा यहाँ पे रिचर्ड लगा दिया और एक दफ़ा हमने यहाँ पे जॉन लगा दिया। लेकिन नॉलेज बेस में एक सेंटेंस पढ़ा था जो कि किस तरह का था, जो कि कुछ इस तरह का था कि ब्रदर रिचर्ड एंड जॉन बोथ आर ब्रदर। सो यहाँ पे ये जो इन्फेरेंस था ये रॉन्ग हो गया कि फॉर एग्जांपल कि किंग रिचर्ड एंड किंग ग्रीडी रिचर्ड और इवल रिचर्ड, मतलब ये दोनों ब्रदर भी थे, और बाद में एक फादर वाली स्टेटमेंट भी आई जिसमें कि ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा पैदा हो गई। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स जो कि नॉलेज बेस में भी इन्फर होना बाकी थी उनमें प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब हम उनको फोर्स ही नहीं कर सकते थे। सो इसको कंप्यूटर के लिए ऑब्वियस बनाने के लिए हमारे पास एक चीज़ आई जिसको हमने कहा यूनिफिकेशन। ये यूनिफिकेशन होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखो, यूनिफिकेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो रिजेंबल्ड स्टेटमेंट्स को या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को जिनमें एक तरह के जो इन्फेरेंसेस हैं या जो प्रेडिकेट्स हैं वो यूज हुए होते हैं, हम उनको आपस में कंबाइन कर लेते हैं। तो वो कंबाइन करते कैसे हैं, वो कंबाइन करने का एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम यूनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब हम अपने फर्स्ट ऑर्डर इन्फेरेंस एल्गोरिथम या फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस बार बार यूज करते हैं, और इसका एक प्रॉपर एल्गोरिथम जो कि ये वाला एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम इस एल्गोरिथम की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो ये एल्गोरिथम दो सेंटेंसेस को लेता है और उनको यूनिफायर कर देता है, मतलब उन स्टेटमेंट्स को या उन सेंटेंसेस में यूज होने वाले प्रेडिकेट्स को आपस में जोड़ देता है बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ अ वेरिएबल्स।
सो इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। सपोज वी हैव अ क्यूरी, हमारे पास अगर, चलो उससे पहले इसकी एक टॉय एग्जांपल देख लेते हैं कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है दिस वन, जिसमें हम इस स्टेटमेंट में मतलब ये वाली स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट में एक वेरिएबल था p और एक वेरिएबल था q, जो कि हमने सब्स्टिट्यूट किए हैं। सो मेरे पास ये दो स्टेटमेंट्स में पहला जो मेरे पास वेरिएबल था मैंने उसको थीटा से डिनोट कर दिया और दूसरे वेरिएबल को मैंने p लिख दिया। और सेकंड टाइम मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि पहला वेरिएबल जो है वो एज इट इज थीटा रहा और इसको q कर दिया। ये एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये क्या है। और हम इन दो वेरिएबल से इन दोनों को आपस में यूनिफाई कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक क्यूरी है कि ये पूछा जाए कि लेट्स थिंक कि जॉन नोज एक्स के मतलब ये हम चीज पूछना चाहते हैं कि जॉन नोज एक्स। सो होम डज जॉन नो, कि वो कौन सा पर्सन है जिसको जॉन जो है वो जानता है। सो मैंने तमाम की तमाम जो नॉलेज बेस है उसको एक्सप्लोर किया और इसके रिलेटेड तमाम के तमाम सेंटेंसेस को आपस में इकट्ठा कर दिया। और उसमें ये था कि जॉन, कई ऐसे पर्सन हैं जिनको जॉन जानता है। कौन कौन से? जॉन जीन को भी जानता है, जॉन जो है वो शायद बिल को भी जानता है, जॉन एलिजबेथ को भी जानता है। मतलब कई तरह के नाम थे नॉलेज बेस में जिनको जॉन जो एक पर्सन है वो जानता है। सो हम यहाँ पे यूनिफिकेशन अप्लाई करेंगे कि जॉन जो है वो इन तमाम जिन पर्सन्स को भी जानता है हम उनको वेरिएबल के थ्रू यूनिफाई कर लेंगे। मतलब मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि एक स्टेटमेंट मेरे पास ये थी कि क्या, कि जॉन नोज एक्स, और इसी तरह मैंने ये कह दिया कि जॉन नोज जीन। ये दो प्रेडिकेट थे। एक प्रेडिकेट में वेरिएबल यूज हुआ है और एक प्रेडिकेट में वेरिएबल यूज नहीं हुआ। तो हम इस स्टेटमेंट को यूनिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन, मीन्स टू से कि जॉन तो देखो दोनों में सेम है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो है वो पर्सन जॉन ही है। सो वी कैन इन्फर दैट देयर इज अ सेम पर्सन इन बोथ प्रेडिकेट्स। सो हमें इसको चेंज करने की, किसी वेरिएबल से यूनिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम जेन को इन्फर करेंगे और यूनिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। मतलब एक ही वो पर्सन है जेन जिसको जॉन जानता है, तो हम जेन को डिनोट कर देंगे किससे, एक्स से। और ये प्रोसेस यूनिफाई करने का होगा। मतलब हमने यूनिफिकेशन कर दी है किसकी, एक्स को हमने जेन से डिनोट कर दी। मतलब अब जहां जहां पे जेन आएगा हम उसको एक्स कहेंगे। इसी तरह हमारे पास अगर कोई इस तरह का सेंटेंस हो कि जॉन नोज एक्स और वाई नोज बिल, मतलब जॉन जो है वो एक्स को जानता है और जो वाई है वो बिल को जानता है, तो हम क्या करेंगे, ये जॉन को हम वाई से डिनोट कर देंगे और जो हमारे पास एक्स है इसको हम बिल से डिनोट कर देंगे। देखो दोनों प्रेडिकेट्स में हमारे पास वेरिएबल्स यूज हो रहे थे। सो जब हमने ये किया तो मैंने यूनिफाई करने के बाद इसको कुछ इस तरह लिख दिया कि एक्स को रिप्लेस कर दो, यूनिफाई कर दो बिल के साथ, और वाई वेरिएबल की जगह पे जहां जहां पे भी नॉलेज बेस में ये वाई जॉन आएगा हम उसको वाई से कर देंगे। तो हम इस चीज को इस तरीके से यूनिफाई कर सकते हैं। मतलब एक्स जो होगा हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंग क्या था कि जॉन के करस्पॉन्डिंग वाई था और एक्स के करस्पॉन्डिंग बिल था। ये दोनों एक पर्सन है। और इसी तरह थर्ड स्टेटमेंट में इसकी एक और वेरिएशन है, वो ये है कि जॉन जो है ये वाई को जानता है, जॉन जो है ये एक्स को जानता है, और इसी तरह वाई जो है ये मदर ऑफ वाई को जानता है। नाउ व्हाट इज दिस, हम इसमें क्या करेंगे, हम जॉन को वाई से डिनोट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे कर दिया,
और x को हम डिनोट करेंगे मदर ऑफ y से। और क्योंकि हमने ऑलरेडी y को जॉन से डिनोट किया है, सो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया कि जो y है ये मदर ऑफ y को जानता है। और y को मैंने डिनोट y नहीं रहा, बिकॉज y को मैंने डिनोट कर दिया किसके साथ, y डिनोट था जॉन के साथ और x डिनोट था मदर ऑफ y के साथ। सो क्योंकि मैंने आपको बोला हम बिल्कुल 1 to 1 मैपिंग कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे जब x को मदर ऑफ y से किया तो y ऑलरेडी जॉन है, तो ये मदर ऑफ जॉन मतलब कोई पर्सन है x जो कि जॉन की मदर को जानता है। सो ये हमारे पास एक प्रोसेस है यूनिफिकेशन का। मैं इस प्रोसेस के कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा इनके अलावा और भी, लेकिन उससे पहले आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को इस बुक से अंडरस्टैंड कर लो। सो यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे पास जॉन जो है, एक स्टेटमेंट और ज़रा देखो और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं कि जॉन जो है वो जानता है किसको, एक्स को, और एक्स जो है वो जानता है एलिजबेथ को। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करो कि ये फेल हो चुकी है, मतलब हम इसको यूनिफाई नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज अगर मैं जॉन से एक्स को रिप्लेस करता हूँ तो बाद में एक्स को एलिजबेथ से रिप्लेस करता हूँ, तो दोनों वेरिएबल, दो डिफरेंट चीज़ों को कैसे आपस में जोड़ सकते हैं? ये दोनों यूनिफाई नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज क्यों हुई है? ये प्रॉब्लम इस वजह से अराइज हुई है कि हमारे पास दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए सेम वेरिएबल यूज हो रहा है और हमने इस सेम वेरिएबल को रिप्लेस करना है किसी और वेरिएबल के साथ। तो मैं इसी सेंटेंस को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, किसी और के साथ। मतलब मैं अब ये कह देता हूं कि जॉन एक्स, और इसी तरह 17 एक नया इंस्टेंस ले लिया। अब की बार जो हमारा वो रूल था वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया x17 के साथ और x को हमने रिप्रेजेंट कर दिया एलिजबेथ के साथ। मतलब अब ये नॉलेज बेस में दो सेपरेट वेरिएबल्स हैं। सो x डिनोटेड एलिजबेथ और x17 डिनोटेड जॉन। अब ये जो है ये यूनिफिकेशन हो सकती है। मतलब यूनिफिकेशन हमारे पास जो सेम स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपस में यूनिफाई करके वेरिएबल्स के साथ रिप्रेजेंट करने का अमल होता है। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपने ये वाला एल्गोरिथम सिर्फ देखना है। ये एल्गोरिथम बेशक आप इसको ना करो, आप सिर्फ ये यूनिफिकेशन का प्रोसेस समझ लो कि ये प्रोसेस होता क्या है। सो इस यूनिफिकेशन प्रोसेस को यूज करते हुए हम अपने अगले लेक्चर में जो चीज़ देखेंगे वो होगी फॉरवर्ड चेनिंग, कि फॉरवर्ड चेनिंग के ऊपर कैसे काम किया जाता है। ये फॉरवर्ड चेनिंग दरअसल हमारे पास वो रेजोल्यूशन ग्राफ का ही एक पार्ट है कि हम रेजोल्यूशन ग्राफ पे वो अप्लाई करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। थैंक यू।